9, 10, 11 अप्रैल को पूरे प्रदेश में महाबंद किया गया। आम जनता को, आम शहरवासी को, आम व्यक्ति को आम चीजों से वंचित होना पड़ा, रोजमर्रा की चीजों से महरूम रहना पड़ा। इस बंद का क्या कोई असर हुआ है सरकार पर, व्यापारियों पर या आम जनता की सोच पर? क्या वर्तमान में कोई असर हुआ है या कोई दूरगामी परिणाम, इसके दूरगामी असर इसको देखने को मिलेंगे? आखिर इस 3 दिन के महाबंद का क्या परिणाम निकला? आम जनता परेशान हुई, व्यापारियों को निश्चित रूप से परेशानी हुई, इस बंद के दरमियान घाटा हुआ, सरकार को भी कहीं सोचने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन क्या वाकई इसका कोई सार्थक परिणाम सामने आया है या आ पाएगा? इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर A.K. पुराणिक, जो पूर्व चीफ हेल्थ ऑफिसर हैं। हमारे साथ हैं श्री रमेश खंडेलवाल जी, जो अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश फूड प्रोडक्ट निर्माता एवं विक्रेता महासंघ के। हमारे साथ हैं गोपी कृष्ण नेमा, जो अध्यक्ष भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ हैं। और हमारे साथ हैं किशोर कोडवाणी जी, जो समाज सेवक हैं और मुद्दों पर बेबाक अपनी राय व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहले बात हम शुरू करना चाहेंगे इस 3 दिन के बंद पर कि क्या ये 3 दिन का बंद सार्थक रहा। हमारे साथ में रमेश खंडेलवाल जी मौजूद हैं। रमेश जी, आपसे हम पूछना चाहेंगे, आम जनता के प्रति भी आपकी जवाबदेही है कि जो 3 दिन का जो बंद किया गया था, महाबंद किया गया था, जिसमें व्यक्ति को दूध नहीं मिला, रोजमर्रा की चीजें नहीं मिली, कहीं गरीब बस्तियों में कहीं खाने के भी लाले पड़ गए, क्या इसकी पहले आपने कल्पना की थी? और यदि कल्पना की थी तो किस उद्देश्य को लेकर 3 दिन का बंद किया गया था? और यदि हुआ तो क्या आपको लगा कि कोई परिणाम सामने आए? हम इस बात को मानते हैं कि निश्चित ही इस 3 दिवसीय बंद से आम जनता को बहुत तकलीफ हुई है, काफी कुछ परेशानी उठानी पड़ी है। किंतु इस प्रजातंत्र में अपनी आवाज, किसी भी जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के लिए प्रदर्शन, धरना या बंद से बेहतर विकल्प नहीं है, ऐसा हम विगत 30-40 वर्षों से अनुभव करते आ रहे हैं जी। ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो इस देश में 5 अगस्त 2011 से लागू किया है, यह जमीनी हकीकत इस देश की, पर्यावरण, मौसम, यहाँ के लोगों के बरसों से स्थापित खान पान की स्टाइल और मौजूदा देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सबको देखते हुए यह कानून बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। स्पष्ट लगता है कि विदेशी मल्टीनेशनल कंपनी की कार्यप्रणाली और उनकी कार्यशैली को देखते हुए उसी शैली पर भारत सरकार ने यह कानून इस देश पर थोपने का कार्य किया है। थोपने शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा, एक जगह कहा गया है कि खाद्य पदार्थों में उपयोग में आने वाले पानी का जांच करवाकर उसके क्लासिफिकेशन देना जी। सीधी सी बात है कि जब देश की नगर पालिका निगम, ग्राम पंचायतें और नगर पालिका ही पीने के पानी की व्यवस्था करती हैं, उसी पानी से खाद्य वस्तु के निर्माता उस पानी का उपयोग करते हैं जी। तो क्या इसका मतलब स्पष्ट ये नहीं है कि सरकार स्वयं ये जानती है कि ये पानी पीने योग्य नहीं है, ये स्टैंडर्ड वाटर नहीं है, तभी इसका क्वालिफिकेशन मांगा गया है? और यदि मान लीजिए जो पानी नगर पालिका निगम सप्लाई करती है वह जांच में सब स्टैंडर्ड पाया गया, तो उसका खामियाजा क्या व्यापारी या खाद्य वस्तु का निर्माता भुगतेगा जी? तो सवाल ये, क्या ये इस देश में संभव है कि खाने पीने की चीजों के अंदर मिनरल वाटर का उपयोग हो? कतई संभव नहीं है। दूसरी बात, खुले तेल की बिक्री को प्रतिबंधित किया गया। विशेषकर मैं एक बताना चाहूंगा कि हमारा मध्य प्रदेश देश के अन्य राज्यों की तुलना में पिछड़ा हुआ राज्य है। यहाँ की आम जनता की क्रय शक्ति भी अन्य विकसित राज्यों की तुलना में कम है, और वैसे भी ओवरऑल इंडिया की जो औसत क्रय शक्ति है वो हमारे प्रदेश की कम है। रमेश जी, इस पर तो काफी बहस हो चुकी है। मुझे लगता है कि एक आम आदमी तक की भी महज पहुंच गया कि अधिनियम में खास जो मूल बातें हैं, मोटी बातें हैं, वो क्या हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जो 3 दिन का बंद किया गया, क्या उसके आपको लगता है कि आज सार्थक परिणाम सामने कुछ आए हैं? क्या आपको कहीं से कोई सहयोग की बात हुई है, कहीं आश्वासन की कोई बात हुई है? मैं ये कहूंगा कि अधिनियम 2006 में इंडियन पार्लियामेंट ने पारित किया। पहला प्रश्न ये कि इसको 5 साल बाद 5 अगस्त 2011 से क्यों लागू किया गया? इस समय के दौरान में भारत सरकार को अनेक रिप्रेजेंटेशन विभिन्न सोसाइटी और संगठनों द्वारा भेजे गए। मैं कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूं। हमने अनेकों बार विभिन्न पार्टियों के सांसदों को बुलाकर इस अधिनियम पर बहस की।
भारत सरकार को भी अनेक प्रकार के संशोधन सुझाए, किंतु हमें ये जानकर दुख हुआ कि इसके ऊपर किसी प्रकार की भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। भारत सरकार ने किसी प्रकार की स्कूलिंग नहीं की, व्यापारियों को, निर्माताओं को जागरूक नहीं किया, अपने अथॉरिटीज को, अधिकारियों को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी, आम उपभोक्ताओं को भी इस कानून के प्रति अवेयरनेस पैदा करने की कोई कोशिश नहीं की और अंततः इस कानून को बिना बताए, बिना प्रचारित किए लागू कर दिया गया। उसके उपरांत भी हमने जो उचित फोरम थे वहां पर अपनी आवाज उठाई, किंतु जब ये देखा कि इसका कोई परिणाम नहीं निकलता, तब मजबूर होकर हमें महाबंद का आह्वान करना पड़ा। हम यह जानते हैं कि इस कानून को परिवर्तन करने का, संशोधन करने का या स्थगित करने का अधिकार राज्य सरकारों को नहीं है। यह कानून भारत सरकार द्वारा ही बनाया गया है, किंतु हमारे पास सिवाय हमारी राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार तक आवाज पहुंचाने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। इसलिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि यदि 27 तारीख को हम उनसे विधानसभा में मिले और उनसे निवेदन किया कि 31 तारीख तक कोई भी सार्थक पहल इस विषय में होना चाहिए कि इस कानून के क्रियान्वयन को किसी भी धारा के अंतर्गत रोका जाए या व्यापारियों को यह आश्वासन दिया जाए कि कानून की आड़ के अंदर निर्दोष व्यापारियों को किसी प्रकार से परेशान नहीं किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के आश्वासन के बावजूद भी अधिकारियों ने अपनी कार्रवाई नहीं रोकी और जो कार्य उन्हें नहीं करना चाहिए था, डायरेक्टली इनडायरेक्टली व्यापारियों को दबाव में डाला गया। इसलिए मजबूर होकर हमने 3 दिवसीय महाबंद का प्रदेशव्यापी आह्वान किया ताकि हमारी आवाज केंद्र सरकार तक पहुंचे, साथ ही हमारी राज्य सरकार को बल मिले कि वो जनता के आक्रोश को देखते हुए, जनता की बात को और व्यापारियों की एकजुट आवाज को देखते हुए केंद्र सरकार तक हमारी परेशानियों को पहुंचाए। जी, चलिए, आपने बात की कि हमने पार्टीज को भी बात की थी, राजनीतिक पार्टियों तक भी आपने बात पहुंचाई थी, लेकिन उसका कोई माकूल हल नहीं निकला। हमारे साथ गोपी कृष्ण नेमा जी भी, हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर भाजपा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष के नाते क्या उन्होंने उस बात को सरकार तक पहुंचाया, आखिर क्या मजबूरी है सरकार की, क्यों नहीं मजबूती से वो केंद्र सरकार तक अपनी बात रख पाती, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ किशोर कोडवानी जी मौजूद हैं। एक आम आदमी की अगर हम बात करना चाहेंगे, इन 3 दिनों के बंद के दरमियान एक आम आदमी ने काफी कुछ सहा है, काफी कुछ महसूस किया है, काफी कुछ कहने की उसकी बात थी, लेकिन शायद उसे वो मंच नहीं मिल पाया है। किशोर जी, आम आदमी की अगर हम बात करें तो इस 3 दिन के बंद के बाद आम आदमी की क्या राय बनी है, क्या वो कहना चाह रहा है? जिस कानून को अभी लागू हुए समय भी नहीं हुआ है जी, और उसके लिए 3 दिन महाबंद होना जी, उससे बड़ी बड़ी घटनाएं, उससे बड़े बड़े अपराध, उससे बड़ी बड़ी प्रश्न हैं इस देश में, उन पर ऐसा बंद न होना। और परसों ही एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है कि 186 सैंपल मध्य प्रदेश से पूरे वर्ष भर में पैक हुए, जिसमें से 122 असफल हुए और वो देश के शीर्ष स्थान पर गए। मतलब मध्य प्रदेश सर्वाधिक मिलावट माल खरीदने और बेचने का व्यापार केंद्र है। खंडेलवाल जी ने एक बहुत छोटी सी अच्छी बात उठाई कि पानी का सैंपल मिलावटी यदि है, मैं समझता हूं यदि इनका वास्तविक ईमानदारी से मानवीय धर्म था, क्योंकि ये भी खाते हैं। ये जो 2% व्यापारी जिनने ये बंद किया था वो 98% से अलग नहीं है। उस 98% 100% में वो भी सम्मिलित है। सबसे पहले ये उठा के पानी का सैंपल पैक करवा देते कि जब आप पानी ही शुद्ध नहीं दे रहे हो, और ये सत्य है कि इंदौर में आधा शहर ट्यूबवेल का पानी पीता है और उसका 98% दूषित है। नर्मदा का जो पानी सप्लाई होता है उसका 14% दूषित है। बहुत सिंपल था। इसी कानून की आड़ में मानवीय आधारों पर ये आंदोलन खड़ा कर देते, सैंपल पैक करते, उसकी मेडिकल केमिकल रिपोर्ट आ जाती और राज्य शासन से कहते कि सबसे पहले तो इनको बंद किया जाए। जो बेसिक चीज है वहां पर हम इसको रचनात्मक आंदोलन भी दे सकते थे और रचनात्मक आंदोलन से ये प्रश्न खड़ा कर सकते थे कि बुनियादी पैटर्न को सोचना होगा। अब जो इनने बात उठाई है आम आदमी, ये मेरा वो शहर जो कॉटन किंग कहलाता था, इस इंदौर शहर में 1300 थोक व्यापारी थे जब मैं जवान था। आज मैं जब अंतिम पड़ाव पे आना शुरू हुआ हूं तो उस शहर में आज 3000 दवाई व्यवसायी है और बड़े शान से हम कहते हैं कि मेडिकल हब हो गया। इसका मतलब हम इतने बर्बाद हो चुके हैं कि मेडिकल हब बन गया जिस शहर में और आज भी 1300 कपड़ा व्यापारी है। कपड़ा व्यापारियों में बदलाव नहीं आया, जनसंख्या में बदलाव आ गया, लेकिन दवा के अंदर जहां 300 रिटेलर थे वहां 3000 थोक दवा व्यवसायी हो गए।
समस्याएं बढ़ती गई, बीमारियां बढ़ती गई। मूल बात को छोड़कर हम, और प्रश्न ये उठता है क्या ये देश में लागू हुआ या मध्य प्रदेश में या इंदौर में लागू हुआ? जब पूरे देश में लागू हुआ, पूरे देश तो शांत था, मध्य प्रदेश थोड़ा सा खलबली में आया और इंदौर सर्वाधिक खलबली में आया। इसका मतलब सर्वाधिक, चूंकि मध्य प्रदेश का जो प्रोडक्शन और सेलिंग है उसका 48% शेयर इंदौर के पास है। इसका मतलब जो ज्यादा बेईमान है वो ज्यादा जल्दी संगठित हो जाते हैं, और एक आम आदमी बेचारा हमेशा पिटता रहता है, वो कभी संगठित हो नहीं पाता, क्योंकि उसकी जीवन शैली और जीवन पद्धति जो है वो इस तरह जकड़िल हो गई है कि उसके बाहर वो बेचारा हिल ही नहीं पाता। किशोर जी, क्या आपको लगता है कि आम आदमी की राय ये बनी है कि व्यापारियों के द्वारा जो बंद किया गया वो गलत था? क्या आपको लगता है आम आदमी का प्रतिशत ज्यादा है ये कहने के लिए? आम आदमी को तो समझ में ही नहीं आया ये हुआ क्या। दूध ढोला जा रहा है, ये कैसा मानवीय दृष्टिकोण है। और व्यापारी वर्ग तो बहुत ही समझा हुआ, पढ़ा लिखा, सूझा हुआ, सूझबूझ वाला व्यक्ति कहलाता है। एक आम आदमी पत्थर उठा के फेंक के मारता है, वहां तक तो बात समझ में आती है कि हुड़दंगाइयों ने तोड़फोड़ कर दी। एक वो वर्ग जो समाज का श्रेष्ठ वर्ग में कहलाता है, जिसका स्थान सबसे ऊपर है, उसने ऐसी हुड़दंग लीला की। जी, हमारे साथ गोपी कृष्ण नेमा जी भी मौजूद हैं। नेमा साहब, आम आदमी कहीं ना कहीं आक्रोशित तो है, वो बहुत कुछ कहना तो चाह रहा है, क्योंकि उसे मंच नहीं मिल रहा है, इसलिए वो शायद बात व्यापारियों तक नहीं पहुंच पा रही, आप तक नहीं पहुंच पा रही। क्या आपको लगता है कि हाँ, बंद के दरमियान जो कुछ हुआ वो गलत था? कहीं बंद का स्वरूप कुछ और होना चाहिए था, किसी और तरीके से इसको मंच प्रदान किया जाना चाहिए था? ये कानून जो 5 अगस्त से लागू हुआ, मैं कोडवानी जी की बात जो इन्होंने कही उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं, उसमें कुछ संशोधन करते हुए। सबसे पहली बात तो इन्होंने ये कही कि गलत काम करने वाले जल्दी संगठित हो जाते हैं, यानी व्यापारी समुदाय जो संगठित हुआ था वो गलत ही करता है, अच्छा नहीं करता। ये कोडवानी जी की बात नहीं, नहीं गोपी जी, आपने मैंने ये नहीं कहा गलत लोग जल्दी संगठित हो जाते हैं। होते हैं ना, ये नहीं मनोविज्ञान है, लेकिन क्या ये संगठित हुए जो व्यापारी आदमी पान गुटखे बीड़ी सिगरेट चाय को तरस जाए जी, ये ठेले लगाने वाले से लेकर जी फैक्ट्री चलाने वाले तक टोटल गलत थे जो संगठित हो गए। केवल गोपी जी, एक सेकंड गोपी जी, तो रमेश खंडेलवाल के परिवार में भी दूध की तकलीफ पड़ी जी, रमेश खंडेलवाल के बच्चों को भी दूध की तकलीफ पड़ी, इनको कोई दूध अलग से इनके घर नहीं आया जी, इनके व्यापारियों के बच्चों को भी तकलीफ पड़ी, जो तकलीफ आम आदमी की थी। मैं इस विषय पे ये कहना चाहता हूं कि व्यापारी एक चीज का व्यापार करता है, चाहे वो सोने का हो, किराना का हो, तेल का हो, घी का हो, शक्कर का हो, किसी भी तरह का, लेकिन बाकी 99% वस्तुएं खरीदने वो उपभोक्ता है, वो आम जनता है। इन्होंने कोई स्टॉक थोड़ी कर लिया था व्यापारियों ने, इसलिए व्यापारी एक उसका बिजनेस हो सकता है, एक काम हो सकता है, उसके पेट पालने का, उसके परिवार को पालने का रास्ता हो सकता है, लेकिन वो पहले उपभोक्ता है, पहले वो जनता है। नगर निगम का पानी और पानी पे मूवमेंट तो आप बहुत वर्षों से हाईकोर्ट तक पिटीशन लगा ली कोडवानी जी आपने, कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया, उसके बाद भी क्या हुआ, आप जब धरने पे बैठो तो 50 लोग आपके साथ उस मूवमेंट में नहीं आते, लेकिन आदमी के पेट पे लात पड़ेगी, उसकी दुकान पर अगर ताला लगने की स्थिति बनेगी, उसको उसके सामने उसके बिलखते हुए बच्चे दिखेंगे कि आने वाले समय में मेरा व्यापार चौपट हो जाएगा, मैं कमा नहीं पाऊंगा, मुझे भीख मांगने या लूट करने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचेगा, तो व्यापारी संगठित होता है। आपने एक बात कही थी कि आप सरकार तक ये बात नहीं पहुंचा पाए, मेरी सतत व्यापारी संगठनों से चर्चा होती रही, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 7 और 8 अगस्त को ओरछा में भारतीय जनता पार्टी की वर्किंग कमेटी थी, माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पर थे, मैंने स्वयं ने ये उधर के बुंदेलखंड के अखबारों में बहुत हाईलाइट हुआ है, मैंने व्यापारी प्रकोष्ठ के प्रदेश की जवाबदारी होने के नाते व्यापारियों के दर्द को भारतीय जनता पार्टी के उस सर्वोच्च प्लेटफॉर्म पे रखा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल वहीं पे इस बात की घोषणा की कि हमारे प्रदेश में व्यापारियों पर हम सख्ती नहीं होने देंगे, इस कानून के पुनर्विचार और संशोधन के लिए केंद्र सरकार को लिखेंगे। उसी दिन शाम को पत्रकार परिषद में माननीय प्रभात जी झा, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष,
उन्होंने सार्वजनिक रूप से इस आंदोलन का समर्थन किया और व्यापारियों के साथ हुए। जी कबीर जी, मैं रोक रहा हूँ, माफी चाहूंगा, लेकिन आप बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने भी ये बात कही कि उन संशोधन के लिए वो भेजेंगे, व्यापारियों के आस-पास खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब अधिनियम बन रहा था तब भी भाजपा की ही सरकार थी यहाँ पर, बहुत लंबा समय नहीं हुआ है। क्या उस वक्त कोई उस पर बात नहीं की गई? क्या अधिनियम के बारे में बात नहीं की गई? पता नहीं था अधिनियम क्या बन रहा? नहीं पंकज जी, एक मिनट में रोकूंगा। गोपी जी ने एक बात बहुत सही जगह पर लाकर छोड़ी और स्वीकार किया जी कि मैं न्यायालय गया। बिल्कुल, मुझे दुख हो रहा आज कहने में, नेता का मतलब होता है नेतृत्व करने वाला, न कि भीड़ के पीछे चलने वाला। वो जब इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि न्यायालय ने मान लिया कि ये दूषित जल है, इनकी सरकार, इनका सब कुछ नेतृत्व, ये सक्षम है। और उस बात, और उनने जो दूसरा प्रश्न कहा कि व्यापारी, मैंने पूरे व्यापारी वर्ग की बात नहीं की, उस व्यापारी वर्ग में भी 2% हैं जो केवल उत्पादन करते हैं। वो 2% की लड़ाई बाकी सब लड़ रहे हैं। देखिए, मैं आदरणीय गोपी जी ने और पूरा व्यापार बनेगा। आपकी इस बात के प्रति घोर विरोध प्रकटता हूँ। आपके शब्द थे कि जो जितना ज्यादा बेईमान होता है वो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सत्य है। सवाल यह कि जिसके पास साहस है, करेज है, मॉरल है, जो जनता के दुख को, दर्द को समझता है, हम व्यापारी साथ उपभोक्ता भी हैं, वही जनता के फेवर में आवाज उठाता है। पानी के खिलाफ लड़ते हैं। आप सुनिए, दूषित पानी पी रहे हैं, कहा कि देश में और हमारे उत्पादन का प्राथमिक आइटम है। आपने कहा कि पूरे देश के लिए कानून लागू हुआ है, फिर ये मध्य प्रदेश में आज क्यों थी और इंदौर में क्यों थी? माननीय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज से 3 महीने पहले राजस्थान 3 दिन के लिए पूर्णतः बंद हो चुका है। वह पानी की एक बूंद भी किसी होटल में या चाय की बूंद तक भी नहीं मिली है। गुजरात सरकार ने उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि मैं अपने राज्य में इस कानून को फिलहाल लागू करने में रुचि नहीं लेना चाहता। चेन्नई के अंदर हाईकोर्ट द्वारा इस कानून के अगेंस्ट स्थगन आदेश दिया जा चुका है। आप ऐसे कैसे बोलते हैं? चलिए, खंडेलवाल पूरे मध्य प्रदेश में एक लेबोरेटरी नहीं है, केवल भोपाल के अंदर लेबोरेटरी है। जब और 186 सैंपल 2 दिन में सैंपल एक सैंपल बैक होता है, 3 दिन में एक सैंपल बैक होता है। जनता के सामने इस वक्त समय छोटे से ब्रेक का, रमेश जी, इस वक्त समय छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम बातचीत करेंगे, क्योंकि निश्चित रूप से यह तय है कि व्यापारी वर्ग, अगर 100 व्यापारी हैं, उसमें एक बड़ा वर्ग ईमानदार का है, लेकिन एक वर्ग बहुत बेईमान वर्ग भी है, जो मिलावट करता है, जो नियमों का पालन नहीं करता, जो कहीं निश्चित रूप से पीछे से पैसा कमाना चाहता है, चीजों में मिलावट करता है। और बंद के दरमियान भी देखा गया कि कई लोग ऐसे भी खड़े हो गए जो दूध में एक लीटर दूध में 3 लीटर पानी मिलाकर बेचे गए, उसका पैसा भी ज्यादा लिया गया। तो आम आदमी, कई बार आम व्यापारी, आम आदमी भी एक दूसरे के खिलाफ हो जाता है। इस पर हम बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ पुराणिक जी मौजूद हैं, जो अपने समय में निश्चित रूप से हेल्थ ऑफिसर रहे हैं और कई सैंपल उनके पास पहुंचे हैं। आखिर क्या मजबूरी रही थी उन सैंपल्स की, क्यों आखिर गलत सैंपल जो है सही होकर आ गया, क्यों सही गलत हो गया, इस पर हम बातचीत करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात चल रही है कि जो नया खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम है, वो आखिर उसका विरोध क्यों किया जा रहा है, खासतौर पर मध्य प्रदेश में, और इंदौर में किस ढंग से इस तरह का बड़ा इसका विरोध किया गया। हमारे साथ में मौजूद हैं एक पुराणिक साहब, जो पूर्व चीफ हेल्थ ऑफिसर रहे हैं। पुराणिक साहब, आप एक लंबा समय आपने हेल्थ ऑफिसर के रूप में बिताया है। खाद्य मिलावट की अगर हम बात करें, आपको क्या लगता है कितना प्रतिशत खाद्य जो है इंदौर की अगर हम बात करें, वो मिलावट के तौर पर आपके सामने आया था? आपको लगता था कि हाँ, बहुत ज़्यादा मिलावटखोरी हो रही है और आपने उसके लिए प्रयत्न किया? देखिए, उन दिनों जब मैं चीफ हेल्थ ऑफिसर था तो मिलावट का स्तर बहुत अधिक तो नहीं कह सकते इंदौर की पॉपुलेशन के हिसाब से, पर ये जरूर है कि 7-8% जो नमूने हम लेते थे उनमें से कोई निम्न स्तर आते थे, सब स्टैंडर्ड आते थे, या एडल्ट्रेटेड मिलावटी आते थे, मिस ब्रांडेड होते थे। परंतु
वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिसमें आज आपने ये मीटिंग बुलाई है, जी। उसमें कुछ कानून का पुराने फूड एडल्ट्रेशन एक्ट जो था 1954 वो चेंज होकर और ये नया कानून आया है जिसमें शायद बंद जैसी नौबत आई है। अब मैं जहाँ तक जान सका हूँ, पूरा डिटेल एक्ट तो पढ़ा नहीं नया वाला, पर ये समझ पाया हूँ कि इसमें कुछ ही विसंगति या कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद व्यापारी वर्ग को नागवार हो रही है या उनको तकलीफ आ रही है उससे। वो क्या बिंदु हैं उनको स्पष्ट जानना इस वक्त बहुत जरूरी हो गया है कि कहाँ अड़चन आ रही है, लाइसेंस प्रक्रिया में अड़चन आ रही है या सैंपलिंग प्रक्रिया में अड़चन आ रही है, कौन से बिंदु ऐसे हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। दूसरा, इस कानून को लागू एकदम हो जाना, आम नागरिक को तो जैसा अभी आप पूछ रहे थे किशोर जी से भी कि क्या हुआ 3 दिन में, क्यों क्या असर हुआ इसका बंद का, आम नागरिक को तो ये लगा कि कुछ कानून है, परिवर्तन हुआ, बंद हो गया, व्यापारी वर्ग नाराज है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। पर यह मालूम पड़ा कि कोई कानून में बदलाव हुआ, बाकी वो की वही स्थिति है। पर मैं समझता हूं कि इस कानून का ज्ञान न तो जो कानून को इम्प्लीमेंट करेगा उनको भी कम है, जो कानून के दायरे में आएगा व्यापारी वर्ग उसको भी बहुत ही कम है। तो इस वक्त अवेयरनेस लाना बहुत जरूरी होगी। शायद ये बंद के दौरान से या मीडिया के माध्यम से जो अभी हल्ला हुआ है, इससे ये लगता है कि अब कुछ जानकारी मिलेगी और मैं अवेयरनेस लाना पड़ेगी। इसमें क्या कानून है, कौन से विसंगतियां बिंदुओं पर, उनको वर्कशॉप करके वार्ड वाइज हम कर सकते हैं, बातचीत करके जानकारी हम इस टॉक शो के माध्यम से भी, अभी रमेश जी मौजूद हैं, गोपीकृष्ण नेमा जी मौजूद हैं, हम चाहेंगे कि वो कौन सी बातें हैं जो व्यापारियों को और नागवार गुजर रही हैं, उनको लगता है कि ये बिंदु हैं, ये पूरी तरह से वाइप आउट होना चाहिए, हटना चाहिए उस अधिनियम से, उसके पहले अमेंडमेंट होना चाहिए लेकिन उसके पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जब कार्यकाल था आपको क्या लगा जब आपके पास में कोई सैंपल आपके पास पहुंचता था, कि क्या प्रोसेस होता था और क्या कोई सैंपल ऐसा था जो गलत होगा, मिलावट वाला होगा? नहीं, हमारे यहाँ नगर निगम की साख उन दिनों लेबोरेटरी की तो ऐसी थी कि हम जो अपना रिपोर्ट बनाते थे, नगर निगम में लेबोरेटरी थी, बहुत अच्छे हमारे यहाँ के पब्लिक एनालिस्ट थे, उनको कहीं चैलेंज नहीं हुआ। शायद ही कभी कोई चैलेंज होता था क्योंकि एक्ट में ऐसा प्रोविजन है, अभी के एक्ट में भी ऐसा है कि हम एक लेबोरेटरी का कोई सैंपल का रिजल्ट हो, यदि उससे कोई नाखुश है या वो उसको मान्यता नहीं एक्सेप्ट करता उसको, तो वो दूसरे सैंपल अपना काउंटर पार्ट भेज सकते हैं दूसरी बड़ी लेबोरेटरी में, सेंट्रल की लेबोरेटरी है वो। तो हमारे यहाँ ऐसा कोई नहीं हुआ कि कोई यहाँ से फेल हुआ वहां पास हुआ या यहाँ पास हुआ वहां फेल हुआ, जहां तक हमारी नगर निगम की लेबोरेटरी है। तो मुझे तो ऐसे मेरे कार्यकाल में कभी कोई कठिनाई नहीं आई, बरसों तक हम सैंपल लेते रहे, व्यापारी वर्ग भी रहा, एक टेरर भी रहा और भयभीत भी रहे कि भाई यदि हम मिलावट करेंगे तो दंडित होंगे, एक उनको एक वो भी रहा। और काफी अवेयरनेस लाई नागरिकों में, व्यापारियों में और डिपार्टमेंट में। मैं बहुत आम आदमी क्लेमेंट प्रश्न पूछ रहा हूँ, बहुत आम आदमी की मंशा है, वो जानना चाहता है हमेशा। आप महत्वपूर्ण पोस्ट पर रहे हैं जी, कौन सी ऐसी चीजें थी खाद्य पदार्थों की जिसमें ज्यादा मिलावट देखने को मिलती थी? भाई सबसे ज्यादा आम चीज तो दूध है जी, तो बहुत पानी मिल जाता है, उसका सब स्टैंडर्ड हो जाता है जो कि बच्चों के लिए बहुत हानिकारक। दूसरा है तेल, पानी के अलावा कोई और भी चीज सेपरेटा दूध भी? हाँ, वही सेपरेट सब स्टैंडर्ड हो जाता है, जो पानी गुणवत्ता उसकी है वो कम हो जाती है। दूध सबसे पहला तो वो चीज है जिसमें आम। सेकंड है आप तेल ले लीजिए, घी ले लीजिए, मसाले ले लीजिए, ये कुछ आम चीजें हैं जो हमें रोजाना दिक्कतें आती है, मसाले, और इन पे कंट्रोल होना चाहिए। यही एक बात है। उतना व्यापारियों को भी अवेयरनेस लाना चाहिए कि भाई कोई गड़बड़ ना करें और नागरिक को भी चाहिए। अब इस वर्तमान एक्ट में ये सारे काफी जो मैं समझ सका हूं, सुन रहा हूं कि बहुत अच्छे प्रोविजंस किए हैं, उसमें काफी चीजें अच्छी भी है। पूरा डिटेल जब वर्कशॉप होगा या जानकारियां मिलेगी तो नागरिकों को और व्यापारियों को मालूम पड़ेगी।
पर कहीं विसंगति जो हो या कुछ कठिनाई हो तो उसको दूर किया जा सकता है। जी, इस पूरी चर्चा के दौरान, इस पूरे माहौल के दरमियान, इस बंद के दरमियान एक बहुत महत्वपूर्ण बात निकल कर आई है जो शायद कहीं सामने ज़्यादा मजबूत तरीके से नहीं आ पाई, कि इस अधिनियम के लागू होने से भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा। जो अधिकारी वर्ग है वो निरंकुश हो जाएगा, वो ज़्यादा कमाएगा, ज़्यादा भ्रष्टाचार करेगा। इससे आप एतबार रखते हैं गोपी कृष्ण जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस मध्य प्रदेश में यथासंभव ये प्रयास किया कि इंस्पेक्टर राज्य की समाप्ति हो, लेकिन केंद्र के बनाए हुए ये कानून एक छोटा सा खाद्य का इंस्पेक्टर छोटी से छोटी और बड़ी सी बड़ी फैक्ट्री को उसको असीमित अधिकार दिए, उस इंस्पेक्टर को असीमित अधिकार दिए कि वो किसी भी व्यापारी को किसी भी व्यापारिक संस्थान पे किसी भी समय उसे परेशान कर सकता है, अपने ट्रेलर का वो बेजा लाभ ले सकता है और बार्गेनिंग करके व्यापारी को प्रेशराइज करके वो उससे अवैध वसूली कर सकता है। ये वापस इंस्पेक्टर राज आ जाएगा। व्यापारी जो आज इंस्पेक्टर राज्य से मुक्त होकर मध्य प्रदेश में शासन कर रहा है, उसके मन में एक इंस्पेक्टर के प्रति एक हुआ खड़ा हो जाएगा जो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार को बढ़ाएगा। जी, इंस्पेक्टर राज तो अभी भी है। रमेश जी हमारे साथ मौजूद है। रमेश जी, बहुत ईमानदारी से बात की जाए, आज आपकी जवाबदेही भी आम जनता के प्रति है। आप बहुत साफ तौर पर ये बताने की कोशिश करें कि आप एक इंस्पेक्टर राज से किस तरह से परेशान हैं, किस तरह से पीड़ित हैं। क्या इंस्पेक्टर एक व्यक्ति जो है वो ईमानदारी से अपना काम करता है, ईमानदारी से सैंपलिंग लेता है और गलत चीज़ को गलत बताता है, सही चीज़ को सही बताता है, या आपको घूस देनी होती है? बहुत ईमानदारी से कहूँगा कि आम आदमी वर्तमान अधिनियम में इंस्पेक्टर राज अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचेगा। अभी बहुत सी चीजों पे कंट्रोल ऑर्डर लागू थे, सरकार ने धीरे धीरे उनको समाप्त कर दिए और पहले के मुकाबले इंस्पेक्टर राज में बहुत कमी आई है। किंतु अब ये ऐसा अधिनियम आया है जो एक विभाग दूसरे विभाग के कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि पान मसाले की पैकिंग कागज में होना चाहिए, प्लास्टिक में नहीं होना चाहिए, देश का पर्यावरण डिस्टर्ब होता है। ये अधिनियम कहता है खुले तेल की बिक्री नहीं करेंगे, यानी एक मजदूर आदमी 5 ग्राम 10 ग्राम तेल लेना जाएगा मार्केट में क्योंकि उसका ज्यादा पैसे नहीं है तो अब वो तेल नहीं खरीद सकता। अब यदि 5-10 ग्राम पैकिंग में तेल मिलेगा तो निश्चित ही वो प्लास्टिक की पैकिंग में मिलेगा और देश के पर्यावरण को वो कितना नुकसान पहुंचाएगा इसकी सीमा नहीं। दूसरा, मैं पहले छोटे लोगों की बात पहले करूंगा कि चाय का ठेला, खोमचा और छोटे छोटे जो भी खाद्य सामग्री वाले ठेले वाले हैं वो भी इस कानून के अंतर्गत दायरे में आ गए हैं। कानून कहता है कि जितने खाद्य पदार्थ आप बेचते हैं उस ठेले पर आप सबको ये लिखना होगा कि कौन कौन से पदार्थ किस किस खाद्य तेल से बने और वो क्या है। एक जरा सा ठेला, एक चाट पकौड़ी वाले के एक ठेले के ऊपर 25 आइटम होते हैं, क्या इस समय कि वो सबको एग्जिबिट करे? दूसरा कि वो ठेला किसी गंदी नाली, सड़क पे पानी इकट्ठा हुआ, कोई पास में पशु नहीं होना चाहिए, मच्छर नहीं होना चाहिए, नाले की बदबू ना चाहिए। पूरा शहर इंदौर या अन्य शहर भारत के नालों से पटे पड़े हैं, बदबू आती है, मच्छरों से ग्रस्त हैं, सड़कों पर ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं है, आवारा पशु पूरे शहर में घूमते हैं। अब एक ठेला वाला अपनी खाद्य सामग्री बेच रहा है, कल से उसका कोई पशु आके खड़ा हो जाता है, उस ठेले वाले का क्या दोष? उसको दंड देना पड़ेगा 1 लाख रुपए और उसको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। 7 दिन के अंदर फूड इंस्पेक्टर आके उसका स्थान देखेगा, यदि वो उससे असंतुष्ट हुआ तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से बेलगाम अधिकार इस नौकरशाही को दे दिए गए हैं, जो भ्रष्टाचार बहुत अधिक बढ़ेगा। कानून में है। रमेश जी माफी चाहूंगा, आप ये बार बार कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ेगा और ये बात भी सही है, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ेगा? क्या अभी वर्तमान में आप भ्रष्टाचार से कहीं पीड़ित हुए, कहीं व्यापारी वर्ग को घूस देनी पड़ी, रिश्वत देनी पड़ी? डर क्या है व्यापारी? देखिए, छोटी सी बात है, पहले भी एक मतलब फुल अडल्ट्रेशन एक्ट था, उसके अंदर जो भी सैंपल लिए जाते थे और वो सैंपल यदि सब स्टैंडर्ड या अडल्ट्रेट होते थे तो भारतीय संविधान के मुताबिक वो केसेस कोर्ट में चलते थे। जज एक कानून का ज्ञाता होता है और संविधान की विभिन्न धाराओं और प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत वो अपना निर्णय देता। अब इसमें ये प्रावधान आया है कि अडल्ट्रेटेड या सब स्टैंडर्ड फूड सैंपल्स की हियरिंग भारत सरकार द्वारा डेजिग्नेटेड ऑफिसर, जो कि अभी विभिन्न जिलों में एडीएम हैं, एडीएम उनकी सुनवाई करेंगे। ऑफिसर ही कोर्ट हो जाए। अब ऑफिसर कानून का ज्ञाता नहीं है तो निश्चित ही अब अभी क्या हो रहा है कि दिवाली के अवसर पर अलग अलग शहर में सैंपल लिए गए। अब कानून इतना वेग है कि 5 लाख तक की सजा, 6 साल 6 महीने से लगाकर आजीवन कैद। अब एक शहर में सब स्टैंडर्ड के लिए फाइन 10,000 हो रहा है और इंदौर में उसी प्रकार के अपराध के लिए
3 लाख का फाइन किया गया। इंदौर में 4 केसेस में अभी तक फाइन किए गए हैं, जो मैक्सिमम सीमा है उस सीमा तक हमारे एडीएम ने फाइन किए हैं। तो कहने का मतलब कि पूरे प्रदेश में या पूरे देश में एक ही श्रेणी के अपराध के लिए अलग अलग सजाएं होंगी। मतलब इतना ओपन डिस्क्रिप्शन दे दिया अधिकारी को कि कोई भी कार्य डिपार्टमेंट अपना करवाने के लिए व्यापारी को एक मुंह की इशारा देगा, मजबूर व्यापारी को बंधुआ मजदूर की तरह उसकी मांग की पूर्ति करना पड़ेगी, अन्यथा वो मार्केट में सैंपलिंग के आएंगे और ढोंस देंगे कि यदि ये सब स्टैंडर्ड है, ये हेल्थ के लिए इंजूरियस है, आपको आजीवन कारावास तक हो सकती है। छोटे छोटे ठेले वाले व्यापारी में शिक्षा का प्रतिशत कम है और उनके पास इतना समय नहीं है कि कानून के लिए कोर्ट के चक्कर लगाएं, वकीलों से सलाह करें। इन सब चीजों को देखते हुए बहुत ज्यादा नौकरशाही को ज्यादा होगा। निश्चित रूप से एक बात तय है कि वो ठेले वाला, वो खोमचे वाला, वो छोटा दुकानदार जो अभी बहुत कम रिश्वत देकर अपना काम चला लेता है, ये भी तय है कि बहुत कम रिश्वत देकर यदि उसे राजवाड़ा पर खड़ा होना है ठेले वाले को, तो आप ये तय मान लें कि उसे हर दिन कुछ न कुछ पैसा एक अधिकारी को पहुंचाना है। ये बहुत सच बात है, लेकिन अब ज्यादा देना पड़ेगा, एक इंस्पेक्टर और उस पर काबिज हो जाएगा, ये तय है। किशोर जी इस वक्त आप हमारे साथ मौजूद हैं। किशोर जी, क्या आपको वाकई लगता है कि ये जो अधिनियम है इसमें कुछ बातें तो अव्यवहारिक हैं, कुछ बातें तो ऐसी हैं जो व्यवहारिक नहीं है, जो परिस्थितियों को देखकर, देशकाल को देखकर नहीं लागू की गई? कानून कोई सा भी हो, हर आदमी के दृष्टि में वो व्यवहारिक अव्यवहारिक अलग अलग होता है। ये इसका कोई नॉर्म तय नहीं कर सकते। मुझको यदि उससे सजा मिल गई तो मेरे हिसाब से अव्यवहारिक, गलत हो गया। और खंडेलवाल जी जितनी बातें कर गए, कल ही शाम को एक अखबार में मैं पढ़ रहा था कि पानी पतासे जो खाने को मिलते हैं वो सबसे ज्यादा जहरीला पानी वो पताशे के पानी का है। और ये कह रहे हैं कि हालांकि उस अखबार में ये भी खबर लिखी है कि वो 100-150 रुपए कमाता है जी। अब वो घटिया एसिडिक टाइट्रिक एसिड डाल के वो पानी बनाता है और उसके बाद 100 रुपया कमाता है। मुझे ये समझ में नहीं आता, क्या सब हम अपनी अपनी सुविधा से हर आदमी के, इंसान की जान की कीमत अपने नजरिए से निर्धारित करने की यदि कोशिश करेंगे तो कोई भी राज्य कामयाब नहीं होगा, कोई भी व्यवस्था कामयाब नहीं होगी। पानी की बात बहुत खंडेलवाल जी ने सही उठाई थी। पहली चीज होती है शुद्ध हवा और पानी। आदमी सांस ले पाया शुद्ध ढंग से और पीने का पानी मिल गया तो जिंदा रहेगा, बाकी सब कानून बाद में चलेंगे। जिस पानी से उत्पादन होता है, और ये जो हड़ताल थी केवल फूड आइटम, देश के पूरे व्यापारियों की नहीं थी, टोटल उत्पादन जो होता है उसमें मुश्किल से 30% खाद्य पदार्थ है। अब 30% खाद्य पदार्थ वाले वर्ग में उसका भी 1% उद्योग है जहां से मिलावट शुरू होती है। ट्रेडर को तो कोई लेना देना नहीं। ये बात यदि ये डिमांड उठाते, एक सेकंड में बात पूरी कर, पूरा लेना देना है, एक सेकंड में बात पूरी कर, आप ये लड़ाई लड़ते कि ट्रेडर सरकारी गवाह बनेगा कि ये मैंने इस फैक्ट्री से माल खरीदा था और ये माल मेरी दुकान से सैंपल लिया। मानिए इस एक सेकंड बात पूरी, खंडेलवाल जी एक सेकंड मेरी बात पूरी कर ले दो। मैं उस 100% की बात कर रहा हूं, आप 1% के 10वें 20वें हिस्से की बात कर रहे हो, मैं उतने छोटे हिस्से की बात नहीं कर रहा हूं। आपने जो पानी वाली बात उठाई थी उस पर आप आज भी अडामेंट रहिए। पानी का सैंपल यदि दूषित है तो सारी खाद्य सामग्रियां दूषित होगी। आप उसके खिलाफ लड़ते और उठा के इंदौर के 50 अधिकारियों को सजा दिलवाते। माननीय गोपी जी ने मेरे ऊपर उंगली उठा दी कि इंदौर के 50 लोग आपके साथ नहीं जुड़े। इसका मतलब जहरीला खाना खाने के लिए दिया जाए। प्रश्न बड़ा ये उठता है कि जब बुनियादी चीज पे आप चोट कर देते। एक प्रावधान मैं आपको बताता हूं इस कानून का, आपको हंसी आएगी। हर गोडाउन कीपर को, फैक्ट्री वाले को एक परीक्षक, वैज्ञानिक, बीएससी स्नातक अपने यहां रखना है। एक बात, हर दुकान पे उसको अपनी दुकान पे लेडीज और जेंट्स के टॉयलेट अलग अलग बनाना है दुकान में, अगर उसके यहाँ आवागही होती है तो। ये मतलब, और हर दुकानदार को, प्रोडक्शन करने वाले को, या जो दुकान पे स्टॉक रख के माल बेचता है उसको एक लेबोरेटरी या तो स्वयं की घर पे बनाए और नहीं तो कोई
किसी से लेबोरेटरी attach से हो। वो Attach अटैच जी। हो और उसको रोज जाके अपना सामान बताए और लाके सर्टिफिकेट लिखे कि आज की ये रिपोर्ट हमारी। गोपी जी मतलब- आप व्यापारी प्रकोष्ठ के कैसे प्रदेश अध्यक्ष हैं। नहीं, ये गोपी कैसे जी बात- जो जो व्यावहारिक बात और गोपी नहीं, मैं व्यवहारिक बात पूछ रहा हूँ ना। ये कैसे नहीं, बात आपने बनी? ये कहा कि ये व्यापारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष दुकानों हैं। में 10 बाय 10 की दुकान में आदमी काम कर रहा है और उसमें 4 बाय 4 के 2 टॉयलेट बना देगा लेडीज और जेंट्स के लिए, तो वो क्या करेगा? सड़क पर धंधा करेगा। जी चलिए इस पर पुरानी पंकज जी एक शब्द में समझना चाहूंगा, जी। ये कानून बनाने वाले भी यही चुने हुए जनप्रतिनिधि थे और इन्हीं प्रतिनिधियों ने बनाया, तब सो रहे थे, आज वो चिल्ला रहे हैं। उस पर भी हम बातचीत करेंगे। पुरानी जी को क्या चाह रहे हैं? मैं समझ रहा हूं कि ये सब बातें जो आ रही पानी की आई बातें हैं जी ये अभी आपने बताया लेबोरेटरी की बात आई कि या लेडीज जेंट्स के लिए टॉयलेट्स की बात आई, ये शायद जो लाइसेंसिंग होगा उसमें प्रोविजंस जो लाइसेंसिंग के होंगे उसमें शर्तें होंगी। शर्तें होंगी निश्चित रूप से। तो पानी का भी जो आप जिक्र कर रहे हैं वो पानी वर्ष भर में जब लाइसेंस रिन्यू करेगा व्यापारी उसके ट्रेड का, तो उसको पानी का एक सैंपल का अपना रिपोर्ट देना पड़ेगा कि मेरे यहाँ का पानी जो आता है बोरिंग का हो, नगर निगम का हो या कहीं का और का हो, प्राइवेट लाता हो वो शुद्ध है। ऐसा नहीं है। जी मैं समझता हूं, जहां तक मैं समझाऊं, अभी तो और क्लियरिफिकेशन होगा, तो उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है कि जो भी पानी। दूसरा आप कह रहे हैं कि नगर निगम यदि पानी देता है तो नगर निगम पानी देता है, जरूरी नहीं है आपके घर तक पहुंच के नगर निगम तो शुद्ध दे रहा है, पर आपके खुद के कनेक्शन के अंदर आपके टंकी में क्या दूषित है, कहीं आपका क्रॉस कनेक्शन तो नहीं है आपके घर का। क्रॉस कनेक्शन आपके दर ढल के लाइनें में होता है, नहीं होता ड्रेनेज है की लाइनें तो- आपकी हमारे पाइपलाइन में मिलती है। नहीं तो वो मेरी बात जवाबदारी आपकी है, नहीं जनता की नहीं है। तो हो सकता है कि वो भी ऐसा न हो और वो जो आप निर्माता कोई बनाए आप उस पानी से, दूषित पानी से जो नुकसान करे। एक बात आपने खोमचे वालों को कही, वो हाइजीनिक कंडीशंस खोमचे वालों की इंप्रूव करने के लिए भी, और क्या यूज कर रहा है, तेल कौन सा डालता है उसको खुद को पता नहीं है। एक गरीब उसको आम खुद को पता नहीं। अनपढ़ आदमी वो कौन सा तेल लाया है, कहां से खरीद के लाया, वो काय का भजिया बना रहा है, कौन सी पकौड़ी बना, उसको बिल्कुल नहीं मालूम साहब। तो ये अवेयरनेस लाने के लिए कि उसको लिखना पड़ेगा कि ये तेल मूंगफली का इस्तेमाल कर रहा हूं, ये लिखने में कोई नहीं किसी से लिखवा सकता है, वो इसमें कोई दिक्कत नहीं है और चलिए, साफ सुथरी। जी बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात हो चली है। एक छोटा सा उत्तर का हम ब्रेक लेंगे, लेकिन उसके पहले जानना चाहेंगे पुरानी साहब ने एक बात कही कि नगर निगम शुद्ध पानी दे रहा है। एक शब्द में जानना चाहूंगा, क्या सही है कि नगर निगम शुद्ध पानी प्रोवाइड कर रहा है? देता है। ये तो गोपी जी ने खुद ने स्वीकार कर लिया नहीं। कि न्यायालय ने आदेश दे ये दिए, न्यायालय ने रिपोर्ट हो आदेश गई। दिए, जी। जहां जलूस से फिल्टर पंप से पानी निकलता है वो 1000% शुद्ध होता है, है। बाद में लेकिन उसमें आपके घर आते आते गड़बड़ होती है और उसका गोपी सैंपल फेल होता है, तो गोपी उसमें जी नगर निगम की क्या गोपी जी, जवाबदारी? आप डिप्लोमेट जवाब दे रहे नहीं, हैं। डिप्लोमेट- एक तरफ तो ये सच आप चलो, नहीं, आप डबल आप स्टैंडर्ड जवाब दे रहे हैं। फिल्टर स्टेशन चलो आप मेरे आप फिल्टर न्यायालय के आदेश पर आपके अधिकारी सैंपल लेने के लिए तैयार नहीं हो रही है। आप आपकी ड्रेनेज की लाइन आपके पाइप से मिल रही है, ये नहीं सब हम दोषी, ये नहीं उधर व्यापारी ईमानदार, आम उपभोक्ता बेईमान। व्यापारी तो आप ये नहीं आप वो ईमानदार है, आम उपभोक्ता ये ईमानदार अधिकारी ईमानदार, आप ईमानदार, आम उपभोक्ता बेईमान, नहीं आम उपभोक्ता आदिकाल से हिंदुस्तान व्यापार का केंद्र रहा है। इसका- बाहर से विदेशी व्यापारी हमारे यहाँ के व्यापार करना सीख गए और इसी व्यापार के लालच में 200 साल मेरे देश ने गुलामी भुगती है। भाई- वो व्यापार करने आए थे। गोपी जी, मैं भाषण और प्रवचन नहीं, सीधी सी बात कह रहा हूँ। 2% व्यापारी 2% व्यापारी सही है, आधा % अधिकारी सही है, 2% चोर। आप अपनी बात हमारे मुंह में डालना चाहते हैं। आप ही ने कह दिया ना, आप अपनी बात हमारे मुंह में जिन्हें पानी अशुद्ध है तो बोले ये उपभोक्ता की जिम्मेदारी। स्वीकार करें। तो निश्चित रूप से बहस बहुत महत्वपूर्ण है और निश्चित रूप से आप सब जो लोग हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बिल से, इस बंद से आम आदमी की सोच से जुड़े हुए हैं। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हो चली है, इस पर हम बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम
जो अधिकारी वर्ग है, जो प्रशासनिक लोग हैं, जो हमारी सरकार है, वो सब के सब एक कमज़ोर वर्ग है और उसमें कहीं आम आदमी पिसता जा रहा है। नियम की बात होती है, नियम बनाए जाते हैं, लेकिन उन पर पालन नहीं किया जाता। जब पालन करने की बात आती है तो जो लोग होते हैं वो बहुत कमज़ोर होते हैं, वो पालन करने की बजाय रिश्वतखोरी शुरू कर देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो पूरा सिस्टम है उसके कारण आम आदमी पिस रहा है? गोपी जी, आप मौजूद हैं हमारे साथ में, कहीं आपको लगता है कि वाकई हम जो आम आदमी को जो ढांचा देना चाहिए, जो आम आदमी को प्रशासनिक हौसला देना चाहिए, जो आम आदमी को जो सरकार की ताकत देनी चाहिए, कहीं हम उसमें पूरी तौर पर असफल रहें? देखो, आम आदमी की ही लड़ाई है ये। मैं आपको एक बात बता दूं, ये सिर्फ व्यापारियों की लड़ाई नहीं है, आम आदमी की लड़ाई है। पहली चीज, कोई कानून बनने के पहले वहाँ का वातावरण, वहाँ की व्यवस्थाओं को नजरअंदाज आप नहीं कर सकते। इस देश का व्यापार वस्तु विनिमय से चालू हुआ था कि किसान गेहूं लाता था, यहाँ से कपड़ा, बर्तन, सोना चांदी खरीद के ले जाता था, उसके बदले में कोई क्वाइंस नहीं चलते थे। ये देश हाट का देश है, मेलों का देश है, ठेलों का देश है, चौराहों का देश है, चौपालों का देश है, बाजारों का देश है। यहाँ पे जनसंख्या इतनी है, अगर ये कानून लागू हो गया तो आज की तारीख और इस समय को नोट करना, अपन यहाँ पर रहने वाले लोग रहे नहीं रहे, लेकिन इस देश में भूख, भिखारी और अपराध इस कानून के लागू होने के बाद इस स्थिति में बढ़ेंगे कि छोटा आदमी धंधा नहीं कर पाएगा, ठेला चलाने वाला ठेला नहीं चला पाएगा, चाय की दुकान उल्टी लगाने वाला चाय नहीं बेच पाएगा, तो उसके पास भीख मांगने या लूट करने के सिवा कोई कारण नहीं बचेगा। ये जो मल्टीनेशनल, आप में से जो लोग विदेश गए हो, आप या जो इस टीवी को देख रहे हैं वो दर्शक, वहां पे कहीं चाट चौपाटी की दुकान नहीं मिलती, वहां पे कहीं ठेले पे चाय बिकती हुई नहीं दिखती, वहां पर पॉपुलेशन कम है, जगह ज्यादा है, तो ये कानून वहां पे सक्सेस है। यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत है, रोजगार के अवसर कम है, लोगों के शिक्षा की कमी है, तो वो अपना ठेले में काम करके अपने परिवार को 200-400 रुपए कमा के बीवी बच्चों को पालता है। जी, क्या अगर ये बंद हो जाए, क्या आप कहना चाह रहे हैं कि जैसा है वैसा चलने दिया जाए? नहीं, जो व्यापारी, ये प्रदेश के अध्यक्ष बैठे हैं, मैं व्यापारी प्रकोष्ठ का प्रदेश का जवाबदार भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता हूं। जो मिलावट करे, जो खाद्य वस्तुओं में आप मिश्रण करे, उसे 20 साल की जो उम्र कैद है उसको बदल के फांसी पे चढ़ाने की भी सजा हो जाए तो हम उसका पक्ष नहीं लेंगे। लेकिन 2% बेईमानों के कारण 98% ईमानदार व्यापारी को सूली पे चढ़ाने का कानून बने, उस कानून को कदापि इस देश में पसंद नहीं किया जा सकता। जी, कुछ संशोधन होना चाहिए 100%। जैसे मैंने आपको बताया ना, हर फैक्ट्री पे एक लेबोरेटरी बनाओ, हर फैक्ट्री पे एक एनालिसिस ला के रखो, लेटरिन अलग, बाथरूम अलग, महिलाओं पुरुषों के लिए अलग, हाथ में ग्लोव्स पहन के ही आप धंधा करोगे। पानी, अगर पानी पतासे की, जैसे अभी किशोर भाई ने बात की, अब पानी पतासे वाला मटके पे ये लिखे कि इसमें मैंने इतनी हल्दी मिलाई, इतना पुदीना मिलाया, इतना नींबू मिलाया, इतना मसाला मिलाया, और पाउच में पैक करके पानी पतासे का पानी वो आपको दे दे और 4 पतासे आपको पैक करके दे दे, तो वो पीने का लुफ्त कहाँ गया जो मटके में से भर के पिलाता है? ये हमारे लेकिन मटके में जो भरता है वो पानी दूषित होता है, उसके साफ सफाई नहीं होती है। सवाल ये है कि किसी और का दंड व्यापारी क्यों भुगते? अगर वो व्यापारी है, वो भी एक व्यापारी, अभी आपने कहा कि उस व्यापारी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आपके शहर में ये इतनी गाड़ियां चल रही है, धूल उड़ रही है, कार्बन गाड़ियों का घूम रहा है, अगर वो किसी खाद्य पदार्थ पर बैठ गया और लेबोरेटरी में वो चला गया और उसमें उन्होंने कह दिया इसमें तो कार्बन पाया गया, तो ये शहर में उड़ने वाला धुआं जो गाड़ियों का है, इसका दंड भी व्यापारी भुगतेगा। इसका दंड व्यापारी क्यों भुगतेगा? मेरा है कि ना, व्यापारी को तो कहीं ना कहीं बेचारे को राहत होना चाहिए। मैं आपसे एक बात कहता हूं, हम पेस्टिसाइड से पूरी फसलें उगा रहे हैं, सब्जियां पेस्टिसाइड से उग रही है, आप इस बात को माने या नहीं माने, लेकिन कुछ न कुछ अंश पेस्टिसाइड का अनाज में आता है, सब्जी में आता है, और वो सब्जी अगर सैंपल पे जाएगी और वो कह देंगे इसमें यूरिया पाया गया, ये आटे में यूरिया के कण पाए गए, तो व्यापारी की क्या गलती है? खेत वाले ने यूरिया डाल के फसल खड़ी की है, तो खेत वाला उसका जवाबदार हुआ, यूरिया देने वाला उसका जवाबदार हुआ, यूरिया को खुला बेचने वाला उसका जवाबदार हुआ। जी, निश्चित रूप से एक और प्रश्न यहाँ पर उठता है, मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा निश्चित रूप से कि एक जो सक्षम व्यक्ति है, एक मीडियम क्लास व्यक्ति है, एक अमीर आदमी है, वो वो मॉल में से सामान खरीदता है जहाँ पर सब कुछ एसी रहता है, सब कुछ ढका हुआ रहता है, वो पैक वाला खाना खरीदता है। लेकिन एक बहुत ज़मीनी आदमी, एक गरीब आदमी, एक गली मोहल्ले में रहने वाला आदमी सक्षम नहीं होता है, उसे मजबूरन खुली चीज़ें खरीदनी होती हैं क्योंकि वो कम मात्रा में मिल जाती हैं, सस्ती मिल जाती हैं। क्या आपको लगता है कि निश्चित रूप से
एक आम आदमी इस घोटालेबाजी से त्रस्त है, इस मिलावटखोरी से त्रस्त है, कहीं ना कहीं आम आदमी त्रस्त है और उसके लिए कुछ ना कुछ तो किया ही जाना चाहिए और उसमें व्यापारियों को भी आगे आना चाहिए। पंकज जी, पूरे विश्व में एकमात्र हिंदुस्तान ऐसा देश है जिसकी फ्रेश इकोनॉमी है जी। हम फलें और सब्जियां खेत से लाते हैं, कंज्यूम करते हैं। हमारे यहाँ फ्रोजन फूड की इकोनॉमी नहीं है। पूरे विदेशों में खाद्य पदार्थ को प्रोसेस करके फ्रोजन कर दिया जाता है और महीनों तक यूज किया जाता है। हमारे देश की इकोनॉमी को कोई अन्य राज्य नहीं पहुंच सकता। इसलिए हम इस संस्कृति का घोर विरोध करते हैं कि हर चीज पैक्ड बिकना चाहिए, अगले दिन को फ्रिज में रख देना चाहिए। यहाँ तक कि फॉरेन कंट्रीज में तो 20% 30% प्रोडक्ट खेतों के रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। क्या हमारे यहाँ हम इस तरह से करने लगेंगे तो जो किसान आज उसकी 100% उपज बिकने के बावजूद भी कर्ज में है, आत्महत्या कर रहा है, कल आप उसके 20-25% यदि उत्पादन को रिजेक्ट करेंगे तो वो जिंदा रह सकेगा? हमारे और विश्व के हालात में बहुत ज्यादा फर्क है। और मैं आपके प्रश्न से हटकर ये इसलिए बताना चाहता हूँ कि कानून की जानकारी तो हम देख ले में, इस अधिनियम में एक कानून है कि मिस ब्रांडिंग। अब मान लीजिए कि मैं चना मसाला मार्केट में पैक्ड बेच रहा हूँ, ये मसाला आदमी है, तो चना मसाला के पैकेट के ऊपर मुझे चने के फोटो को छापना पड़ेगा ताकि आम कंज्यूमर को दूर से लग जाए कि ये चने से संबंधित चीज है। अब आपका खाद्य अधिकारी कहता है कि इट इज मिस ब्रांडिंग। आप फोटो दिखा रहे हैं चने का, इसमें तो कुछ और निकल गया, मसाला निकल गया। लाल मिर्ची आप मार्केट में बेच रहे हैं, उस पर मिर्ची का फोटो छपा हुआ है, तो इट इज नोन एज मिस ब्रांडिंग। कितना अजीब तरह का तमाशा है। और ऑलरेडी इस तरह के केसेस पर दंड किए जा चुके हैं इस इंदौर शहर में। अब बताइए ड्राई फ्रूट में क्या मिलावट होगी? एक व्यापारी डब्बों से छोटे छोटे पैक में ड्राई फ्रूट कर रहा और फिर चिपका रहा और जाके उसका माल सीज किया गया। तो ये कहा गया कि मिस ब्रांडिंग है, आप माल सब स्टैंडर्ड नहीं है, माल में मिलावट नहीं है, मिस ब्रांडिंग है। तो इस तरह से निश्चित रूप से कहीं ना कहीं विसंगति की बात बहुत ज्यादा, मतलब एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आप सबसे जानना चाहूंगा कि, और निश्चित रूप से आपसे जानना चाहूंगा कि क्या जो अधिनियम बना है, क्या आपको लगता है कि जिन लोगों ने बनाया है उनकी मानसिकता कुछ षड्यंत्र की थी या कुछ वाकई वो अच्छी भावना लेकर काम कर रहे थे? क्या लगता है? सर देखिए, मुझे क्षमा करें, मैं करबद्ध हमारे देश के सभी जनप्रतिनिधियों से हाथ जोड़ के कहता हूं कि देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि विधानसभाओं में और लोकसभाओं में विभिन्न बिल्स आते हैं, अधिनियम आते हैं, स्पीकर को वोट के लिए रखते हैं और ध्वनि मत से हाथ उठा के वो बिल पास कर दिए जाते हैं। बाहर उन्हीं प्रतिनिधियों से पूछो कि अभी क्या बिल पास हुआ, उन्हें मालूम नहीं पड़ता। इस अधिनियम के बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं, हमने अनेक संसद सदस्यों को, हमने अनेक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बुलाकर इसके बारे में डिस्कस किया। वो ताज्जुब करते थे कि ऐसा कानून कब बन गया और कब देश में लागू हो गया। जी, प्राणिक साहब हमारे साथ मौजूद है। प्राणिक जी, आपको लगता है कि कड़े कानूनों के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है इन चीजों को रोकने के लिए? अधिनियम में जो कड़े कानून है वो सही है, कड़ा कानून ही एक विकल्प होता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कानून नहीं है, अवेयरनेस होना चाहिए, एक अपनी जवाबदारी होना चाहिए, एक नागरिकता का परिचय देना पड़ेगा व्यापारी को भी। लेकिन और ऐसा नहीं कि सिर्फ कानून हम एक व्यापारी वर्ग शिक्षित है लेकिन एक बड़ा वर्ग अशिक्षित भी है, उससे हम जिम्मेदारी की और जो आप बात कर रहे हैं उसकी उम्मीद हम नहीं कर सकते। इसीलिए अवेयरनेस लाना पड़ेगा ना, अवेयरनेस लाना पड़ेगा, आपके की जानकारी देना पड़ेगी उसको। आज ठेले वाले को बताना पड़ेगा कि तू अच्छा बेच और तू साफ सुथरा बेच और ये पानी खुला मत दे, पानी अच्छा होना चाहिए तेरा, ये तो करना पड़ेगा। और नहीं तो उसको बाइकआउट करें, दूसरा ऐसी जगह खड़ा ना हो वो जहां धूल आए, ठेला उसका खराब हो। ये लाइसेंस रमेश जी और गोपीकृष्ण जी प्रश्न उठा देंगे कि वो खड़ा कहाँ हो शहर में, हर जगह धूला है। पंकज जी, एक बारे में एक बहुत अच्छी उक्ति चाणक्य ने कही कि कानून व्यवस्था को चलाने के लिए होते हैं, कानून दंड के प्रावधान के साथ नहीं चलते। दंड देने का मोटिव बना के कानून बनाओगे तो वो कानून नहीं है, वो अमानवीयता हो जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत कानून व्यवस्था को सीधा चलाने के लिए होते हैं। दंड का तो एक भय होता है, लेकिन ये जो कानून बना है ये दंडात्मक प्रावधान में इसमें प्रमुखता दी है, व्यवस्था को सेकंड करती है। कुछ कहना चाह रहे हैं किशोर जी? मैं बहुत तीनों साथियों से करबद्ध निवेदन करूंगा कि विषय को बहुत अपने अपने ढंग से मोल्ड किया जा रहा है। क्या इस देश में मैं जब पहली बार पारिवारिक जिम्मेदारी उठाने के लिए आगे आया था तब 350 रुपए में जीवन जीता था, आज 35,000 में नहीं जी पाता हूं। मैंने कभी चिल्लाया कि ये महंगाई इतनी क्यों गई, ये कीमत इतनी क्यों बढ़ गई? रोज दरें बढ़ती है, कितना इस देश का 100% वो आदमी संगठित होकर चिल्लाता है। आज हम ये छोटी छोटी बातें कर रहे हैं कि साहब
उसको इतनी आमदनी होती है, ये ऐसा नहीं कर पाएगा, ये अशिक्षित है। अरे अच्छी चीज देकर अच्छे पैसे लेने के लिए इस देश के अंदर किसने मना किया? तैयार है लोग आगे, वो उसमें तो कोई दो मत नहीं। जब उस पर प्रश्न नहीं है तो अपनी गलियां बनाना, और यहां पूरी तर्क इस बात पर हो रहा है कि ये गलत कानून बन गया। बनाने वाले क्या कर रहे थे? अभी खुद खंडेलवाल साहब ने कह दिया। अब एक सेकंड, जिनने कानून बनाया, जिनने बैठकर आंख मीच कर उस पर सील टप्पे लगाई, वो आज आपके साथ खड़े हैं। और हम आज भी या तो अपनी तरफ से हम आचार संहिता बना दें कि हम इस तरह का माल बेचने वाले को हमारा मेंबर नहीं रहेगा, हमारा व्यापारी की सूची में वो कहलाएगा नहीं, वो उद्योगपति नहीं कहलाएगा हमारे। एक मिनट, आप इतना तो नैतिक दायित्व पर खड़ा कर दीजिए। अपन जानबूझ के आप तय कर लो। 2 मिनट सुनिए, आप तो कानून की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। जानबूझ करके अपन आंख बंद करके बात नहीं करें। अभी देखिए, अरे आप बोलता है, सुन तो आप ठोस चीज तो लाओ सामने कि साफ सुथरे धुले कपड़े पहनकर दुकान के खाद्य पदार्थ के नौकर को खड़ा रहना चाहिए। इस देश में नहाने के लिए पानी, साबुन, डिटर्जेंट। अरे मैं दादू इस कानून की बात नहीं कर रहा, आप कानून बता दो। 80% आदमी के पास से आप निकलेंगे तो बदबू मारता है देश के अंदर। अरे मैं कह रहा हूँ, मैं आपको सारी खंडेलवाल जी सारी अव्यवस्थाएं हैं, पहले वो चीजें पैदा करिए। मैं कह रहा हूँ सारी अव्यवस्थाएं, इसका मतलब आपको अपराध करने की छूट नहीं है। हम व्यापारी के साथ में उपभोक्ता भी हैं, हम चिल्ला रहे हैं, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हम त्रस्त हैं। ऐसा नहीं कि मैं खाद्य पदार्थ चीज बना रहा बेच रहा हूँ, मैं उपभोक्ता भी हूँ। आप कैसे कहते हैं उपभोक्ता आवाज नहीं उठाते? आप उपभोक्ता की भाषा तो बोली नहीं है। एक चीज बनाता हूँ, आप अभी 10 चीज खरीदता हूँ आगे। आप अभी जो भूमिका अदा कर रहे हैं केवल उत्पादक की। यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि जब आप अपने परिवार के साथ जा रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं, क्या आप एक ऐसा ठेला जहाँ पर बहुत गंदगी है, बहुत गंदा सा मटका रखा हुआ है और वहाँ पर जो है वो पानी बताशे रखे हुए, क्या आपको खाना पसंद करेंगे? देखिए, मैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का टेप का पानी पीता हूँ तो बीमार पड़ जाता हूँ जी। मैं अफोर्ड करता हूं, इसलिए मैं मिनरल वाटर का उपयोग करता हूं। तो मैं यही कह रहा हूं कि देश में एक तरफ बहुत बड़ा धनिक वर्ग है, एक तरफ बहुत गरीब आदमी है। गरीब आदमी नाले में से उठा के भी पानी पिया था, वो जिंदा रहता था। उसके चाहे इतनी मजबूरी है, उसका शरीर ऐसा हो गया है। इसका मतलब आज दिल्ली में आप जाएंगे तो मिनरल वाटर के पानी बताशे मिलेंगे, आपकी शिकायत दूर रहेगी। आपको उसके लिए उतना पेमेंट करना है। आपका शहर या मध्य प्रदेश में इतनी क्रय शक्ति नहीं है। आप देखिए, दालें लोगों के मुंह से चली गई, मिठाइयां लोगों मुंह चली गई। कल आप पानी पता चाट पकौड़ी भी गरीब आदमियों को इनसे महरूम करा देंगे यदि आप इस तरह की चीज लागू कर देंगे। अरे आप आचार संहिता बना लो, अरे आप नियम बना के रख दो कि ये होना, उनको ऐसा वातावरण दो। अरे मैं कह रहा हूँ आप बता दो, आप इस परिस्थिति में आप एक कोड ऑफ कंडक्ट बना दो कि ये लागू कर दो। निश्चित रूप से कहीं तो मेरा एक ना रमेश जी, हिंदुस्तान को आजादी हुए 60 साल हो गए। क्या आपको ऐसी परेशानी आ गई कि जो आपको 60 साल बाद इस चीज आएगी? ऐसा होना, क्या इसके पहले नहीं होना चाहिए? अभी मृत्यु दर घटी है, 60 साल पहले इतना बेईमान आदमी नहीं था। आपके सरकारी आंकड़े कहते हैं मृत्यु दर घटी है, लोगों का साथ बेहतर हुआ है, अवेयरनेस आई है, और पॉपुलेशन बढ़ी है, इसलिए बीमारियों की संख्या बहुत कम समय है। तो फिर आप ये कैसे कहते हैं कि इतनी सब चीज अनियमितताओं से एक सेकंड मेरी बात सुनो। जिस देश का लिटरेसी प्रतिशत जी 38% से ज्यादा नहीं हो रहा, 78 है, 38% है। आप उसको सिर्फ हस्ताक्षर करना लिखा दिया कि मारो नाम रामलाल, उसको साक्षर मान लो तो कोई तकलीफ नहीं। चलिए मेरी बात सुनो, 60% लोग बिलो पावर लाइन में रह रहे हैं। यहाँ पर लोगों को 40% लोग खुले में शौचालय जा रहे हैं। 35% से ज्यादा गांव में आज भी पीने के पानी का कोई साधन सरकार मुहैया देश में नहीं करा पा रही। उस देश में ऐसा कानून लाके उनको आप बड़े ज्ञानवान बना रहे हो, उनको बड़े मतलब कहीं अव्यवहारिक है। चलिए 100% अव्यवहारिक। क्योंकि हमारे पास समय कम है, बहुत हम आपसे शुरू करना चाहेंगे। चूंकि समय कम है, चर्चा लगातार हम बाद में भी आप तक पहुंचते रहेंगे। इस वक्त बहुत संक्षेप में ये बताइए, इन 3 दिनों के बंद अब क्या? बहुत संक्षेप में चाहूंगा आपसे दर्शकों को। इन 3 दिनों के बंद से जनता के चुनी हुई दिल्ली की सरकार जनता की भावना को समझी और मध्य प्रदेश की सरकार ने उस भावना को प्रेषित करके दिल्ली की सरकार तक पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण काम किया। रमेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? इस 3 दिन के बंद के बाद अब क्या? देखिए, हमने अपनी आवाज केंद्र सरकार तक पहुंचाई है और मुझे खुशी है कि इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी से संपर्क किया है कि इस अव्यवहारिक कानून को इस प्रदेश में लागू करना मुश्किल है। हम समझते हैं जल्दी ही केंद्रीय स्तर पर इस विषय पर चर्चा होगी और एक सही कानून सामने आएगा। एक बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि हम व्यापारी या खाद्य निर्माता 100% चाहते हैं कि जनता को शुद्ध चीज मिले, मिलावट नहीं हो। मिलावटखोर बेईमानों के हम सख्त खिलाफ हैं।
किंतु इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी मनमाने अधिकार बेलगाम अधिकारियों को देकर देश में भ्रष्टाचार करें, गरीबों को परेशान करें, आम उपभोक्ताओं को चीजों से महरूम करें और देश में छोटे से छोटे बड़े से बड़े व्यापारियों को व्यापार की अपॉर्चुनिटी से महरूम करें, ये हम नहीं चाहते। बहुत अच्छी भावना। आप संक्षेप में चाहूंगा कहना कि आप इस 3 दिन के बंद के बाद आपको क्या लगा, एक आम आदमी के रूप में भी, एक पूर्व चीफ हेल्थ मेडिकल ऑफिसर के रूप में? नहीं, जहां विसंगतियां हैं या जहां कठिनाइयां व्यापारियों को हो इस एक्ट के लेकर है, वो उसको सॉर्ट आउट करें, उसको पॉइंट आउट करें कि ये हमको कठिनाइयां हैं जिसके बारे में संशोधन के लिए अब हम लोग विचार कर सकते हैं, ये शासन विचार कर सकता है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू अप्रोच करें। एक तो ये, दूसरा जनता को, आम नागरिक को शुद्ध गुणवत्ता की चीजें उपलब्ध हो, इसके लिए कटिबद्ध हो, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज की स्थिति में शुद्धता बहुत आवश्यक है और जो चीजें खुली और मिसब्रांडेड या सब स्टैंडर्ड बिक रही है उसकी रोक लगाना अति आवश्यक है। आप कुछ कहना चाहेंगे इस 3 दिन के बंद के बाद? अब क्या लग रहा है, जो एक छोटा व्यापारी वर्ग भी परेशान हुआ, निश्चित रूप से आम आदमी परेशान हुआ, अब क्या लगता है कि अगली कई फिर से कभी बंद हुआ, क्योंकि व्यापारियों ने कहा है कि अनिश्चितकालीन बंद भी कर सकते हैं, क्या आपको लगता है कि आम आदमी इसके लिए तैयार है? 3 दिन के बंद से और व्यापारियों का यदि ईमानदार संगठित होने की बात है तो उतनी ईमानदारी के साथ उनने खुद आचार संहिता तय कर देना चाहिए, उनने खुद मापदंड तय कर देना चाहिए कि शुद्ध माल बेचने और उपभोक्ता को दिलाने के लिए ये जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, तो शायद हमें कानूनी ये डंडे चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित रूप से बीटीवी न्यूज पर ये सार्थक पहल, सार्थक चर्चा हो रही है। हम लगातार आप तक इस तरह की चर्चा पहुंचाते रहेंगे, लेकिन ये तय है कि एक आम आदमी गंदा खाना नहीं चाहता, साफ सुथरा जीवन चाहता है, इनहाइजेनिक नहीं चाहता, लेकिन चूंकि वो मजबूर है, उस तक वो चीज़ें पहुंच नहीं रही हैं, उस तक मिलावटी सामान पहुंच रहा है, उस तक गंदी चीज़ें पहुंच रही हैं, इसलिए मजबूर है। कहीं अधिनियम में बहुत अच्छी बातें भी हैं जिन्हें निश्चित रूप से व्यापारियों को आगे आके लागू करना चाहिए, खुद कहना चाहिए कि हाँ ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, जो व्यवहारिक चीज़ें हैं उन पर जरूर प्रश्न उठाना चाहिए और निश्चित रूप से इस पर सार्थक चर्चा भी करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।